हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 1 है। फ्रिक्शन 11th का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है फिजिक्स का, और इसको आप जो है वो सिस्टेमेटिक एक एक लेक्चर को देखकर उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की थ्योरी को लिखाने से पहले हम उसका आपको फार्मूला समझाएंगे और क्यों लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले वो बताएंगे। ओके, तो आप देखें ज़रा थ्योरी में। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। हमने ब्लॉक पर अभी कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाया है। ब्लॉक पर किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हमने नहीं लगा रखा है। ओके, तो आप भी जानते हैं कि इसमें नॉर्मल अपवर्ड एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और नॉर्मल n = mg होगा। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ब्लॉक पर 0 है, F एक्सटर्नल 0 है। ओके, इस समय यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो फिर मोशन होगा। यहाँ कोई मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाया है। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 है। ओके, फ्रिक्शन 0 होने का ये मीनिंग नहीं है कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन है, सरफेस में होगा, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन लेस होने का मीनिंग अलग है, ठीक है। सरफेस में फ्रिक्शन होगा लेकिन एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड केस में हमने क्या किया कि इसी ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगाया और mg डाउनवर्ड लगाया, और हमने इसमें एक F एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक, ये जो है Fext एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक, जो F एक्सटर्नल है वो F के इक्वल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी ब्लॉक को सरफेस के ऊपर रखें और उसमें मोशन ना हो। मोशन नहीं है इसमें, तो वैसे ही मोशन नहीं होगा फर्स्ट केस में। ये हमारा फर्स्ट केस था। ओके, सेकंड केस में जो है वो मोशन नहीं है, स्टैटिक है, नो मोशन, यानी कि रेस्ट में है। हम फोर्स लगा रहे हैं तब भी रेस्ट में है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कोई सरफेस पर हम ब्लॉक रख दें, ये इंक हमने रख दी और हम इसमें फोर्स लगाएं और ये मोशन ना करें। ठीक, ऐसे में क्या होगा, नेचुरल है, न्यूटन जो सेकंड लॉ है या फर्स्ट लॉ, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट जरूर होनी चाहिए, F = ma। लेकिन यहाँ बॉडी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अलावा एक इसमें कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें कोई फोर्स एक्ट करेगा, वो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा। और ये बात बिल्कुल नेचुरल है कि ऊपर वाले सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन को होगा, जिससे कि ये बैलेंस कर ले। यानी कि जब मोशन नहीं होगा, ये फ्रिक्शन लिखा हमने Fr, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स यहाँ F एक्सटर्नल है। जब मोशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल। ठीक, ये जो हमने F एक्सटर्नल लिखा है ये F अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। ठीक, यानी कि वो फोर्स, अप्लाइड का मीनिंग है कि वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो इसी के इक्वल होगा। जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ध्यान रहे, अप्लाइड फोर्स का मीनिंग है कि जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल और mg नहीं है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर, वो तो वर्टिकल में तो मोशन होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में मोशन होगा। ओके, अब ध्यान दें, अगर मान लीजिए हम किसी ब्लॉक पर अपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते चले जाएं, एज्यूम कीजिए हमने फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि जिसमें इसमें मोशन होने लगेगा। वो जब मोशन होने लगेगा तब तक, उसके पहले तक फ्रिक्शन स्टैटिक है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी चलने वाली होगी उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, उसे हम F मैक्स कहें लिख रहे हैं, और ये नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के प्रोपोर्शनल। जब हम इसको इक्वल करेंगे,
तो ये म्यू एस एन के इक्वल होगा। ये कांस्टेंट है म्यू एस, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम इसको बाद में दोबारा फिर कराएंगे जब हम फ्रिक्शन की थ्योरी के बाद पहुंचेंगे। यहाँ पर सारे कैलकुलेशन इसी से होंगे। यहाँ ध्यान दें, इस केस में जो ये सी डायग्राम है, इसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और उस समय जो फ्रिक्शन है ये जस्ट ब्लॉक अबाउट टू मूव है, जस्ट चलने वाला। आपने बाहर से फोर्स लगाया, बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए, एक पोजीशन आएगी, कब चलेगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा, यानी कि आपका अप्लाइड फोर्स भी इसके इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपने जैसे ही फोर्स ज्यादा लगाया, ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो इस समय जो फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कहलाता है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, नोट बाद में कराएंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है। इसके पहले फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं है। ये यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। आप जितना लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, और नेचुरल भी है, नहीं तो फिर बॉडी मूव नहीं करने लगेगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कोई मोशन ना हो, बॉडी एट रेस्ट है। और यहाँ पर क्या है? बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बस जस्ट स्लाइड करने वाली है। और जब बॉडी मोशन में आ जाएगी उस समय भी फ्रिक्शन नॉर्मल के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कांस्टेंट बदल जाता है। ठीक, तो हमारा डी केस बनता है कि बॉडी इज इन मोशन। ये नॉर्मल, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें फ्रिक्शन इस समय मैक्स है सी वाले डायग्राम में। और डी वाले डायग्राम में जो हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन इधर को लगेगा, ठीक। और ये जो फ्रिक्शन है इस समय, फ्रिक्शन फोर्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। बॉडी इज इन मोशन लिखना है इसमें, बॉडी इज इन मोशन। और इस समय फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एन होगा। इसमें म्यू एस एन, म्यू एस का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है म्यू के से। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाए जाएंगे, ध्यान रखना। फ्रिक्शन का फार्मूला ये दो ही है, और सारी थ्योरी जो डिस्क्राइब की जाएगी उसका एक ही जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली यही आना है। ठीक, तो फिर देख लें, जब हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल जीरो, फ्रिक्शन जीरो। हमने जैसे ही बॉडी पर फोर्स लगाया और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल, जब तक मोशन नहीं होगा। नेचुरल है, फोर्स बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, एक पोजीशन आएगी कि ब्लॉक मोशन में आने लगेगा। बस जैसे ही अबाउट टू स्लाइड होगा उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक, और वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो एफ मैक्स जो है वो इक्वल करेंगे तो म्यू एस एन आएगा, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और बॉडी जब मोशन में होती है उस समय, क्योंकि उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक, और ये फोर्स इससे तुरंत डिक्रीज हो जाता है, बॉडी एक्सीलरेट हो जाएगी। समझ गए? बाद में इसको ग्राफ से और कई उससे समझाया जाएगा, आप इसको नोट करें। अब यहां पर आप थ्योरी को नोट करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम इन्हीं पॉइंट पर वापस आएंगे और इसको प्रैक्टिस में लेंगे न्यूमेरिकल के उसमें। तो नोट करें, फ्रिक्शन हेडिंग डालकर, इट इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेस। इट इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेस। It is the force which acts between the two surface when नीचे लिखें फर्स्ट पॉइंट, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। आपने डी वाले केस में देखा, उसमें रिलेटिव मोशन था, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। सेकंड, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन।
ठीक, बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ड्यू टू द अदर फोर्सेस, it always acts tangential to the surface, it always acts tangential to the surface। एक एक पॉइंट को समझना, थ्योरी यही है, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे जो हमने अभी समझाया है। डी केस में रिलेटिव मोशन था और इसके पहले फर्स्ट को छोड़ दें, उसमें तो फोर्स ही नहीं लगाया था। बी और सी केस जो हमने नोट किए थे उनमें टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, और जो अदर फोर्स आपने लगाए हैं उसके ड्यू टू वहाँ पर टेंडेंसी है। और ये हमेशा सरफेस जो फ्रिक्शन का है वो टेंजेंशियल एक्ट करता है। जैसे कोई ब्लॉक अगर रखा हुआ है किसी सरफेस पर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे ये हमारा ब्लॉक है, ये हमने यहाँ सरफेस पर रख दिया, तो अब इसमें देखिए हमने फोर्स लगाया और मोशन करने लगा, तो इसका जो ये लोअर वाला फेस होगा इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इसका ये कौन कराएगा? नीचे वाला सरफेस, ठीक। और इसका रिएक्शन होगा कि इसका जो सरफेस है वो लोअर वाले फेस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि हम स्टडी इसकी कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम ब्लॉक का बना रहे हैं, इसलिए हमें केवल ब्लॉक में फ्रिक्शन को शो करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो ओरिजिन है वो उसमें ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू, दो व्यू हैं, आप दोनों नोट करें। पहला लिखें ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू, ओल्ड व्यू इसका ये है कि जो हम सरफेस जनरल लाइफ में देखते हैं वो जो स्मूथ सरफेस हमें दिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसी का ये सरफेस है, ये हमें स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें बड़े बड़े अप और डाउन्स दिखाई पड़ेंगे, यानी कि कोई भी सरफेस वो इस तरह का दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसके ऊपर जब हम दूसरा सरफेस रख देंगे और इसके जो अप और डाउन्स में वो इंटरलॉक हो जाएगा, ये ऊपर वाला ब्लॉक है जिसकी हम स्टडी कर रहे थे और ये नीचे वाला सरफेस है, तो इनमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ये ओल्ड व्यू है, ठीक। इंटरलॉकिंग होने की वजह से जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर इसको ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ फ्रिक्शन एराइज होगा, ठीक। तो डायग्राम छोटा करके बना लेना, हमने बड़ा बना दिया, ठीक है ना, यानी कि ये अप डाउन्स दिखा दें केवल डायग्राम में और नोट करें ओल्ड व्यू में। ए सरफेस विच एपियर्स, अ सरफेस विच एपियर्स वेरी स्मूथ, अ सरफेस विच एपियर्स वेरी स्मूथ हैज इरेगुलरिटीज व्हेन सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। जो सरफेस हमें स्मूथ दिख रहा है वो इरेगुलर होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से चेक करें। हैज इरेगुलरिटीज व्हेन सीन थ्रू माइक्रोस्कोप व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, irregularities of one body, irregularities of one body gets interlock in the irregularities of other surface, in the irregularities of other surface, यानी कि एक की जो इरेगुलरिटीज हैं दूसरे की इरेगुलरिटीज में इंटरलॉक हो जाएंगी और इंटरलॉकिंग की वजह से हमें इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिखा, इरेगुलरिटीज ऑफ body get interlocked in the irregularities of the other surface to move one body over the other, to move one body over the other, interlocks have to be broken, to move one body over the other body, interlocks have to be broken, hence some forces has to be applied, some force has to be applied, यानी इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए कुछ फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन की ओल्ड थ्योरी है और ये बात का ध्यान रहे, मॉडर्न थ्योरी अलग है कि फ्रिक्शन के जो फार्मूले हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, ठीक, उनका कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। नेक्स्ट लिखिए, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू। पहला पॉइंट लिखें फिर हम उसको समझाते हैं। लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट,
larger the area of contact between the surface, larger the area of contact between the surface, greater should be the force of friction. Larger the area of contact between the surface, greater should be the force of friction. But experiments show that force of friction is independent of area of contact as long as normal is constant. But experiment shows that force of friction is independent of area of contact as long as normal is constant. अब मेरे पॉइंट पर ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट पर देखिए, जो ये ओल्ड व्यू है इसके अकॉर्डिंग टू ये हुआ कि अगर हमारा सरफेस जो है वो हम एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें, इसका एरिया इंक्रीज करने का मतलब है, देखिए जरा, ये बॉडी एक ही है, अगर हमने बॉडी को मान लीजिए ऐसे रखा तो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक, और हमने ऐसे रखा तो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है। ये समझ गए होंगे, ये सरफेस और ये सरफेस, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन आप ध्यान देना, फ्रिक्शन का जो फार्मूला था वो म्यू एस एन और म्यू के एन है। एन क्या है? नॉर्मल। अगर मान लीजिए इसका वेट 1 kg है तो ये 10 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, mg 10 न्यूटन होगा और नॉर्मल भी 10 न्यूटन होगा। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तब भी 10 न्यूटन का नॉर्मल होगा, और अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो तब भी 10 न्यूटन का नॉर्मल होगा। दोनों ही केस में नॉर्मल कांस्टेंट है, लेकिन एरिया आपका इंक्रीज हो गया। ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स ओल्ड थ्योरी से इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली देखा गया है, फार्मूला भी है आपके पास कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस एन, और जब मोशन में है तब म्यू के एन। किस पर डिपेंड कर रही है? नॉर्मल पर। और नॉर्मल दोनों ही सिचुएशन में, हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, दोनों ही सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है। इसका मीनिंग है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम और या काइनेटिक हो, दोनों कांस्टेंट रहेगी, यानी वो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग टू अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो नेचुरल है कि इरेगुलरिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, और अगर इरेगुलरिटीज इंक्रीज हो गई तो फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता है। आप समझ गए होंगे पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, व्हेन सरफेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ, बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये। व्हेन सरफेस आर extra smooth, force of friction must be reduced. When surface are extra smooth, force of friction must be reduced. But it is found that friction force increases when surface in contact are extra smooth. देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। व्हेन सरफेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड, बट इट इज फाउंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेज व्हेन सरफेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। देखिए, जब हम किसी सरफेस को, जैसे मान लीजिए इसमें ये इरेगुलरिटीज हैं और हम इसको अगर एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें, जैसे आपने इसको स्मूथ, कोई सरफेस मान लीजिए ये इरेगुलरिटीज हैं और हमने इसको क्या किया कि स्मूथ कर दिया, तो नेचुरल है कि इसमें इरेगुलरिटीज कम हो जाएंगी। अगर इरेगुलरिटीज कम हो गई तो इसका मतलब है फ्रिक्शन रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इंटरलॉकिंग रिड्यूस होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें, इरेगुलरिटीज को कम कर दें, तो फ्रिक्शन डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होता है। ये आप समझने की जरा कोशिश करें, और इसको हम 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक, क्योंकि लगता ऐसा है कि अगर हम इसको स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। ठीक, स्मूथ करने का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर सरफेस के वो बदल दें। मतलब अगर आप 2 सरफेस के बीच में ऑयल डाल देंगे तो आपने सरफेस की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है, सरफेस वही रहने चाहिए। तो जरा रोड पर आप आए, रोड में जो होता है, अगर मान लो किसी रोड में कंकड़ पड़े हैं बड़े बड़े, ठीक, और एक बड़ा सा आप कोई वुड का, लकड़ी का लैग ले लें, बहुत बड़ा सा, ठीक, और उसको स्ट्रिंग से अटैच करके उसको खींचिए। आप थोड़ा कंसंट्रेट होइए और देखिए, अगर हम कंकड़ वाले रोड पर हम किसी लैग को खींचते हैं
और हम जो जनरल रोड होती है जिसमें कंकड़ नहीं पड़े हुए हैं उसमें खींचते हैं, तो जो स्मूथ रोड है उसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कंकड़ वाले में क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर चलेगा, ठीक है ना, और उससे वो जल्दी खींचेगा। लेकिन आप ऐसे रोड पर अगर उसको खींचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इस पर थोड़ा थिंकिंग करना, ये ट्रुथ है। और जैसे आपने देखा होगा कि कॉइन होता है या कोई चीज़ फर्श पर अगर गिर जाती है और वाटर हो, वाटर में थोड़ा इरेगुलरिटीज फिलअप हो जाएंगी, हालांकि प्रॉपर्टी भी चेंज हुई, लेकिन उस कॉइन को उठाने में इंटरलॉकिंग हो जाती है, उसको उठाने में बहुत फोर्स लगता है। आप कभी देखना कि वाटर के सरफेस पर कॉइन को डाल दें, हालांकि वहाँ अदर फोर्स भी लग रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत फोर्स लगाना पड़ता है उठाने के लिए। तो प्रैक्टिकली यही है कि अगर हम एक्स्ट्रा स्मूथ करते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ करने का मीनिंग है ऑयल लगाना नहीं है, एक्स्ट्रा स्मूथ का मीनिंग है कि इरेगुलरिटीज को कम करना, और ऐसा करने पर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, जबकि ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होना चाहिए। ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। ये लिमिटेशन थी, अब सीधे मॉडर्न व्यू पर आएं, हम मॉडर्न व्यू आपको समझाते हैं। फ्रिक्शन की थ्योरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर है, और जो रिजल्ट बनाए गए हैं, जो फार्मूले हैं, वो सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हैं, इस बात का ध्यान रहे। देखिए मॉडर्न व्यू बड़ा सिंपल है, उसमें ये होता है कि जैसे ये कोई सरफेस है, और जब हम किसी, फिर हम नोट कराते हैं, पहले समझा रहे हैं, इस बॉडी को अगर हम इसके ऊपर रख दें तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, आपको याद होगा नॉर्मल रिएक्शन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में, मेरा लेक्चर को उसे आप स्टडी करें, नॉर्मल रिएक्शन को, बहुत अच्छा लेक्चर है। जो जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ जो ऊपर के सरफेस और जो नीचे का सरफेस है उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बीच में इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन वहाँ क्रिएट होते हैं, ठीक है, ओवरऑल मिलाकर। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बॉन्ड बनते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और जब हम इसमें बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। उसकी वजह से हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है मोशन के लिए, और वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी कि बॉन्ड बनते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी है, इंटर एटॉमिक थ्योरी है, आप नोट करें मॉडर्न व्यू। फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ friction arises on account of strong atomic or molecular force of attraction. Friction arises on account of strong atomic or molecular force of attraction between the two surface. Attraction force between the two surface at the point of actual contact. एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट, यानी ओवरऑल मिलाकर फोर्स अट्रैक्शन है। अब एक्सप्लेनेशन पर लिखें, नीचे लिखें, हेडिंग डालें एक्सप्लेनेशन, लिखिए द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट, द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टैक्ट। ब्रैकेट में लिखें 1:10⁴। इसका मीनिंग है कि जब हम कोई ब्लॉक को सरफेस पर रखते हैं तो हमको ये दिखता है ये सरफेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब इस सरफेस के ऊपर यहाँ रखेंगे तो जो एक्चुअल एरिया होगा कॉन्टैक्ट का वो बहुत कम होगा। इसमें जो अप और डाउन्स होंगे उन्हीं के बीच में ही कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये सरफेस था, अब एरिया तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन इसके ऊपर जब दूसरा सरफेस रखा तो जो कांटेक्ट पॉइंट हैं वो बहुत कम होते हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट हमने डॉटेड कर दिया। ये जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा जो कि ओवरऑल अट्रैक्शन है। नोट करें नीचे, the area of actual contact is much smaller than the area of apparent contact, ब्रैकेट में 1:10⁴, यानी 10⁴ एरिया पर 1 कॉन्टैक्ट है। At contact point the molecules of the two surface, at contact point the molecules of the two surface
are so close together. Molecules of the two surface are so close together that they exert very strong intermolecular forces. Area is very small, hence adhesive pressure is very strong. Adhesive pressure, ADHESIVE, अभी इसकी बात करते हैं. adhesive pressure is very strong. जिन लोगों ने 9th-10th में नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें कि जो दो बॉडीज में के बीच में जो फोर्स लगता है, एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स और दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो फोर्स है वो अधेसिव फोर्स है. और जो एक ही बॉडी के बीच में जो फोर्स लगते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये ब्लॉक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है, कोहेसिव फोर्स. और जो डिफरेंट बॉडीज के बीच में लगता है वो अधेसिव फोर्स है. चूंकि ये फोर्स डिफरेंट बॉडी के बीच में लग रहा है इसलिए अधेसिव फोर्स यूज किया है. और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. एरिया यहाँ बहुत कम है इसलिए अधेसिव प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है. ठीक, तो कोहेसिव और अधेसिव वर्ड याद रखना. मार्केट में जो गम आते हैं उनको अधेसिव ही बोला जाता है, जो कि दो बॉडी को अटैच करते हैं. नोट करें आगे. अधेसिव प्रेशर इज वेरी स्ट्रांग. Due to this, contact point may deform. And become cold welded. इसको cold welding, जैसे वेल्डिंग कराते हैं जिसे cold welding कहते हैं. cold welded when body try to move over the other surface, old bond breaks and new bond form. पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे. old bond breaks and new bond form. This gives rise to opposing force of friction. आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न थ्योरी इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी है. एक अब आप इस लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू. इसके बेसिस पर हम जो ओल्ड व्यू है उसकी जो लिमिटेशन है उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं. हेडिंग डालें एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू. थ्योरी को समझने के लिए कि फ्रिक्शन क्या है, ये थ्योरी जरूरी है. वैसे इन जनरल ओल्ड व्यू 11th एग्जाम में नहीं पूछेंगे. एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू. लिखिए फर्स्ट पॉइंट. Friction force will be independent of area of contact. Friction force will be independent of area of contact as long as normal is constant. Friction force will be independent of area of contact as long as normal is constant. देखिए नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा. अभी बताया था आप बॉडी का अगर नॉर्मल जो भी है यहाँ पर आप ऐसे रखें तब भी नॉर्मल इतना ही लगेगा और ऐसे रखें तब भी. ऐसे रखेंगे एरिया इंक्रीज हो गया, ऐसे रखेंगे एरिया डिक्रीज हो गया, यानी एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा. तो क्या लिखा? फ्रिक्शन फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल इज कॉन्स्टेंट. बिकॉज लिख लें फिर समझाते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट will be same. Because number of contact point will be same. Adhesive pressure responsible for friction will be same, remains same. Adhesive pressure responsible for friction remains same. समझें जरा पॉइंट को. देखिए जब हम इसको ऐसे रखेंगे एरिया कम है और जब ऐसे रखेंगे एरिया बढ़ गया, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट उतने ही रहेंगे. इसको समझने की कोशिश करें. कारण क्या है कि जब ऐसे रखते हैं आप तो जो नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होंगे वो पास पास होंगे. क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट जैसे कोई सरफेस है, आप मेरी बात पर ध्यान देना. जैसे इस सरफेस को हमने इस ब्लॉक को यहाँ रखा और हमने इसको ऊपर से दबा दिया तो फिर कांटेक्ट पॉइंट बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने नॉर्मल बढ़ा दिया.
यहाँ अगर ऐसे ही रखते हैं तो नॉर्मल तो कांस्टेंट है, अगर हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, ठीक। लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें कि नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट दोनों कंडीशन में सेम रहेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम ऐसे रख दें तो कांटेक्ट पॉइंट बढ़ गए, सो नहीं बढ़ेंगे, कांटेक्ट पॉइंट उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो जो नॉर्मल फोर्स था अब बड़े एरिया पर डिवाइड हो गया, तो कांटेक्ट दूर दूर, नॉर्मल तो उतना ही है, नॉर्मल उतना ही है, इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट भी उतना ही है। आप अगर न्यूटन्स लॉ की थ्योरी देखें नॉर्मल की, तो नॉर्मल फोर्स जहां जहां कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वहीं पर लगते हैं, और वो नॉर्मल mg के इक्वल है। तो फिर हम चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, नॉर्मल तो सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट सेम रहेंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझें कि जब हम ऐसे रखेंगे तो बॉडी थोड़ी सी जगह में क्रश हो गई, दब गई, इससे क्या हुआ कि कांटेक्ट पॉइंट थोड़ा पास पास हो गए। लेकिन जब ऐसे रखेंगे तो कांटेक्ट पॉइंट दूर दूर होंगे, क्योंकि नॉर्मल तो सेम है, तो इसलिए नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट सेम रहेंगे। और अगर नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट सेम है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे हम जैसे उसको रखें सरफेस पर। तो समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, एरिया से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और आप अगर नॉर्मल फोर्स के ये प्रोपोर्शनल है, अगर नॉर्मल कांस्टेंट रहता है तो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, when the surface in contact are extra smooth। अब बात आती है एक्स्ट्रा स्मूथ की। when the surface in contact are extra smooth, distance between the molecules of surface, distance between the molecules of the surface, क्या लिखा, when the surface in contact are extra smooth, distance between the molecules of the surface in contact decreases, contact point increases। नेचुरल है, आप एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे तो कांटेक्ट पॉइंट बढ़ जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट इंक्रीजेस, adhesive force increases, hence adhesive pressure increases, so friction also increases, adhesive pressure increases, so friction also increases। तो जब आप एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे तो नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी पास पास आ जाएगी। अगर इसको एक्स्ट्रा स्मूथ करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, क्योंकि बॉडी और क्लोज आ जाएगी, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऐसे करके बढ़ जाएंगे। इनमें नॉर्मल ये ऐसे, ये नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट बढ़ गए, और नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट बढ़ गए तो फिर ये आपका चेंज हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, अगर आप एक्स्ट्रा स्मूथ करते हैं, ठीक। अब आप नेक्स्ट आगे पहुंचे हेडिंग पर, लिखिए फ्रिक्शन क्लासिफाइड इनटू टू वेज, फ्रिक्शन क्लासिफाइड इनटू टू वेज। नंबर वन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। नंबर वन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्लासिफाइड इन टू वेज। नंबर वन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। नीचे लिखा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, देखिए इट एराइज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, इट एराइज, ये जो पढ़ रहे हैं ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है और ये कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है। लिखिए इट एराइज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इट एराइज व्हेन टू बॉडीज in contact with each other try to move or there is an actual relative motion। या तो try to move करें, आप अपने जो सबसे पहले डायग्राम बनाए उसमें बी सी और डी को ध्यान दें, try to move और there is an actual relative motion between the two bodies। या तो मूव करने के लिए ट्राई करे या एक्चुअल मोशन हो, तो एक्चुअल मोशन के लिए डी डायग्राम था और बी और सी ट्राई टू मूव। सेकंड लिखा है इंटरनल फ्रिक्शन, ये आगे पढ़ाया जाएगा। इंटरनल फ्रिक्शन विच एराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ, इंटरनल फ्रिक्शन विच एराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द
टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में लिखें विस्कोसिटी, ये आगे चैप्टर है विस्कोसिटी का। नेक्स्ट लाइन में लिखें एक्सटर्नल फ्रिक्शन हैज फॉलोइंग टू टाइप्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन हैज फॉलोइंग टू टाइप्स। देखिए एक्सटर्नल फ्रिक्शन हैज फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर वन स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर वन स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमारा बी और सी डायग्राम में था फर्स्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग, लिखिए इसमें फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, उसी के रिस्पेक्टिव जो कॉन्टैक्ट में है। हो सकता है कि कोई बॉडी, अब ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो उस समय तो वो जो ब्लॉक रखा है वो तो मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है या जो ट्रेन का सरफेस है उसके रिलेटिव वो कांस्टेंट है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। नंबर टू लिखा है डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचुरल है ये, जब मोशन में होगा तब फ्रिक्शन होगा। डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखें डायनामिक फ्रिक्शन हैज टू टाइप्स, डायनामिक फ्रिक्शन हैज टू टाइप्स। नंबर वन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी बॉडी जब ब्लॉक मूव करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नंबर टू रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स से कनेक्टेड टॉपिक है। उसमें जैसे ये पेन है, ये सरफेस पर मूव करेगा तो ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा। कोई स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर बॉडी, व्हील सरफेस पर मूव कर रहा है, स्कूटर का व्हील, ठीक है, वहाँ पर रोलिंग लगता है, रोल करेगी बॉडी, ठीक है। ये रोटेशनल से कनेक्टेड है टॉपिक, ओके। और यहाँ पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका मीनिंग है कि जैसे ये ब्लॉक है, ये मूव कर रहा, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप हेडिंग डालें स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम फिर उसी थ्योरी पर जो हमने स्टार्ट की थी उस पर हम वापस आते हैं। लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, लिखिए इट एक्ट्स when other forces try to produce, it acts when other forces try to produce relative motion between the two surface। ट्राई करेगा लेकिन मोशन नहीं है। It acts when the other forces try to produce relative motion between the two surface, but there is no relative motion, but there is no relative motion। तो हम यहाँ पर नोट करा दे रहे हैं, आप अगर नोट कर चुके हो तो कोई बात नहीं है। ये हमारा ये ब्लॉक है, इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है और mg डाउनवर्ड लग रहा है। हमने पहला डायग्राम, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन का क्वेश्चन एराइज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये इसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स ये जो सरफेस है कांटेक्ट का, इस पर क्रिएट होगा नीचे, ठीक है। और जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें नो मोशन, स्टैटिक है, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है। इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल आएगा, ठीक। जैसे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन। पहले देख लें ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अभी बताते हैं रूल क्या करना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अगर ब्लॉक मोशन में नहीं है, नो मोशन है, ब्लॉक इज एट रेस्ट लिख देना, ब्लॉक इज एट रेस्ट,
ठीक, अब आप, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ये हमारा जो भी चल रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब सेकंड केस आता है कि आप कब तक फोर्स अगर बढ़ाते जाएंगे, तो आप भी जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा और एक पोजीशन आएगी कि ब्लॉक चलने लगेगा। ये हमने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इसमें नॉर्मल अब वर्ड लगेगा। अब तो सभी में नॉर्मल और एमजी आपको लगाने पड़ेंगे। ये दोनों डायग्राम इसी के हैं और इसका रिएक्शन ये होगा कि जो अर्थ का सरफेस है या जिसके ऊपर रखना अपना टेबल पर, इसका रिएक्शन ये होगा कि इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक, ये एक्शन और ये रिएक्शन, ठीक, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर, लेकिन टेबल तो मूव कर नहीं रही। अगर टेबल की स्टडी करनी होगी तो फिर हम उसमें बनाएंगे ये डायग्राम में, ठीक है ना। ब्लॉक में इधर को बनेगा, टेबल में इधर को, क्योंकि फोर्स आप राइट को लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लेफ्ट को होगा। ठीक, अब ध्यान दें, जैसे ही ब्लॉक मूव करने वाला होगा उस समय फोर्स बढ़ाते जाएं, जस्ट मूव करने वाला वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन कहलाता है और वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। और जो एफ मैक्स है वो आपका म्यू एस एन हो जाएगा। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिखिए म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब की बार फोर्स आपने लगा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, F1 ले रहे हैं, नॉर्मल ये लग रहा है, mg आपका वही डाउनवर्ड है, ठीक, और फ्रिक्शन इसमें एक्ट करेगा इस तरफ, ठीक है। इस समय फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और ये इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। आप नीचे नोट कर दें और वहां पर लिख दें। ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू चलने वाला है, जस्ट उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम। अभी ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ से समझ जाएंगे। लिख दीजिए म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and this maximum friction is called limiting friction, and this maximum friction is called limiting friction, and this maximum friction is called limiting friction। ध्यान रहे, अब न्यूमेरिकल को लगाने का मेथड समझें। किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप सबसे पहले ये चेक नॉर्मल निकालें, सबसे पहला काम, रूल ध्यान रखना, हम जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वो इस रूल को फॉलो करेगा। सबसे पहले नॉर्मल क्रिएट निकालें, ठीक है ना। नॉर्मल निकालने के बाद सबसे पहला काम मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें आप, म्यू एस एन, ठीक है। सभी न्यूमेरिकल में एक ही रूल होगा, बार बार रिपीट करेंगे। नॉर्मल निकालें, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें, फिर ये देखें कि ब्लॉक को चलाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसे हमने एफ अप्लाइड बोला है, यानी ये ब्लॉक को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, वो इस फोर्स से ज़्यादा है या कम है। अगर वो फोर्स इससे कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक। अप्लाइड फोर्स चेक कर लें, अलग अलग होता सब में है, यहाँ तो ये सीधा डायग्राम है। तो अप्लाइड फोर्स अगर इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, उस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। समझ में आ गई होगी बात। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा, उस समय फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, उसका फार्मूला म्यू के एन है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आपको हम शो करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले फार्मूला नोट कर लें। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए, इट एक्ट्स बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इट एक्ट्स बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट्स बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस when there is a relative motion between the contact point, when there is a relative velocity, लिख दें relative velocity between the contact point, it has a fixed value and it acts opposite to the relative velocity of the surface, it acts opposite to the relative velocity of the surface। तो जब हमारा जो एक्सटर्नल जो फोर्स आपने लगाया है, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, उस समय
ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल, और ब्लॉक मूव करने लगेगा, नॉर्मल वही अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ठीक, फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। उस समय फ्रिक्शन भी नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इक्वल करेंगे तो म्यू के एन, ये फिक्स हो जाता फिर, ठीक है ना। इसके पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपने नोट किया है, मान नोट कर देना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग इसलिए, अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो आप अगर 1 न्यूटन लगाते हैं तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन, अगर 2 न्यूटन लगाते हैं तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन, जब तक ब्लॉक मूव ना करना है। जब चलने लगेगा तो फिक्स हो जाएगा, इसे लिखा है वहां फिक्स वैल्यू। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस की वैल्यू हमेशा, म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन होती है म्यू के से। क्यों होती है अभी बताते हैं, यानी म्यू के लेस देन म्यू एस होगा। ऐसा है कि जब ब्लॉक मूव करने लगता है तो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर मूव करेगी बॉडी जब मूव करने लगेगा। जब हम चलाने वाले होंगे उसको जस्ट, तो वो इंटरलॉकिंग भी होगी थोड़ी, उस समय कांटेक्ट पॉइंट ज़्यादा होंगे और ऐसे क्रश हो जाएगा। और जब चलने लगेगा तो कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं। कांटेक्ट पॉइंट जब कम हो गए तो नेचुरल है कि म्यू के की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे वो म्यू एस उसमें ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होगा, ठीक है ना। तो रूल हम ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं आपको इसका न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप लेक्चर को समझ चुके होंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से इसके लगेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।